हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में कि आपको कोर्ट में अस्थायी रूप से हाजिर होने से छूट कैसे मिल सकती है, यानी कि परमानेंट एग्जम्पशन फ्रॉम द अपीयरेंस इन द कोर्ट। यानी कि कानून में ऐसा क्या प्रावधान है और हम किस तरह की एप्लीकेशन करें तो हमें कोर्ट में जाने से अस्थायी रूप से छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब परमानेंट एग्जम्पशन लेने के लिए, यानी कि कोर्ट में अस्थायी रूप से हाजिर होने से छूट लेने के लिए आपको सीआरपीसी सेक्शन 205 के तहत आपको एक एप्लीकेशन करनी होती है और उस एप्लीकेशन में आप लोग ये लिखना होता है कि आप किन किन वजह से, आपकी क्या क्या समस्या है और आपके क्या क्या प्रॉब्लम है जिनके कारण आप कोर्ट में रेगुलर हाजिर नहीं हो सकते हैं। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी वजह है, वो जेन्युइन है तो आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर सकती है। साथ ही में कोर्ट ये भी निर्देश दे सकते हैं कि अगर नेसेसरी होगा तो आपको कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा, लेकिन सारी मुद्दतों में आपको आने से छूट मिल सकती है। कोर्ट अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देती है तो कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है और आपका केस है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन आपके प्रेजेंस की जरूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट एग्जम्पशन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं और कुछ जजमेंट भी जारी दिए हुए हैं कि अगर परमानेंट एग्जम्पशन आप अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन बातों का, किन किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। तो पहले बात करते हैं केस के बारे में, जो कि रामेश्वर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। ये 498A का केस था और इस केस में लड़के के साथ साथ इसके पिता, माता, भाई और बहन को भी एक्यूज बनाया गया था और उन लोगों को दूसरे शहर से आना पड़ता था जो कि बहुत ही दूर था। तो इस केस में इन लोगों को रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। इस केस में लड़के के साथ साथ लड़के के पिता जो कि एक रिटायर्ड अफसर थे, फिर लड़के की माता, फिर लड़के का भाई जो कि MBA स्टूडेंट था और लड़के की बहन जो कि एक अनमैरिड लड़की थी, और ये सब लोग रहते थे पुणे में और इनका केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना में। यानी कि पुणे से पटना आने में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस था। तो इन लोगों ने सेक्शन 205 के तहत, सीआरपीसी सेक्शन 205 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई कि परमानेंट एग्जम्पशन उन्हें दिया जाए, यानी कि हाजिरी में से, कोर्ट की हाजिरी में से मुक्ति दी जाए, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही दूर था, बहुत ही बड़ा था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। फिर वो लोग चले गए हाई कोर्ट में, तो वहां हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, तो हाई कोर्ट ने भी इनकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया और खारिज कर दिया। इसके बाद वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को देखा और इनके रीजन को देखा, तो इन्होंने ये रीजन बताया था कि वो लोग पुणे में रहते हैं और उनका केस पटना कोर्ट में है, जो कि पुणे से 1750 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर है और उनके लिए हर मुद्दत में आना संभव नहीं है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट का ऑर्डर भी देखा, तो उसमें ये लिखा था कि ये लोग हेल्दी है, तंदुरुस्त है, इसीलिए इनको आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही में ये भी लिखा था कि काउंसलिंग और मीडिएशन में इन लोगों की जरूरत हो सकती है, तो इनको अलाउ नहीं किया जा सकता, परमानेंट एग्जम्पशन नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने हेल्थ का ग्राउंड तो मेंशन ही नहीं किया था उनकी एप्लीकेशन में, और जो ग्राउंड मेंशन किया था डिस्टेंस का, उसको तो निचली कोर्ट ने डील ही नहीं किया, यानी कि खारिज किया, लेकिन डिस्टेंस के ग्राउंड को डील ही नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिस्टेंस बहुत है और इन्हें अलाउ किया जा सकता है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो काउंसलिंग और मीडिएशन की बात है उसके लिए हस्बैंड अवेलेबल है, यानी कि इनका लड़का अवेलेबल है, और काउंसलिंग और मीडिएशन में इन लोगों की जरूरत नहीं है। तो इस बात के आधार रखते हुए, यानी कि डिस्टेंस की बात को आधार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की एप्लीकेशन को अलाउ किया और परमानेंट एग्जम्पशन, यानी कि अस्थायी रूप से हाजिरी में से मुक्ति के लिए इजाजत दे दी गई। अब दूसरे केस की बात करूं, जो कि पुनीत दालमिया वर्सेस CBI का केस था 2019 का। इस केस में रीजन थोड़े अलग थे। इस केस में पुनीत दालमिया ने अपनी जो कोर्ट थी उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई सीआरपीसी सेक्शन 205 के तहत कि उनके बिजनेस डीलिंग और बिजनेस कमिटमेंट के कारण और बिजनेस बर्डन के कारण उनका हर मुद्दत पर आना संभव नहीं है। लेकिन
इस केस में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने पुनीत दालमिया की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यानी कि इस ग्राउंड को जेन्युइन मानते हुए, यानी कि बिजनेस में जो डीलिंग है वो बिजनेस कमिटमेंट के कारण वो आ नहीं पाते हैं, उस ग्राउंड को जेन्युइन मानते हुए पुनीत दालमिया को अलाउ किया कि वो अपने परमानेंट एग्जामिनेशन के लिए उनको इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट एग्जामिनेशन पर कुछ गाइडलाइंस जारी की है, यानी कि अगर सीआरपीसी सेक्शन 205 के तहत आप परमानेंट एग्जामिनेशन की अर्जी लगाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको इन गाइडलाइंस का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहली गाइडलाइंस ये है कि अगर आप परमानेंट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको अपने वकील के थ्रू केस को आगे बढ़ाना है, यानी कि कोर्ट की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। अगर कोर्ट की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है तो ऐसे केस में आपको परमानेंट एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सीआरपीसी सेक्शन 317 के तहत आपको एक दिन का एब्सेंशन दिया जा सकता है, लेकिन उस दिन जो कोर्ट की कार्यवाही थी, कोर्ट की जो फंक्शनिंग थी और उस डेट में जो कार्यवाही होनी थी वो बाधित नहीं होनी चाहिए, वो आगे बढ़नी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आप अगर परमानेंट एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं और अगर कोई गवाह होता है, यानी कि अगर कोई गवाह होता है तो उसे नॉर्मल तरीके में क्या होता है, उसे पहचानना होता है कि ये आरोपी है, तो वो बोले, अगर कोर्ट उसने पूछी थी क्या आप इन्हें पहचानते हैं, तो वो आपको देख के कहता है हाँ मैं इन्हें पहचानता हूँ। लेकिन अगर आप परमानेंट एग्जामिनेशन चाहते हैं, यानी कि आप कोर्ट में नहीं है, तो वो आपको पहचानेगा कैसे? तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी आइडेंटिटी का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि आपको ये अंडरटेकिंग देना है या आपको लिखना है परमानेंट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन में कि अगर कोई गवाही होती है तो आप उसमें अपना आइडेंटिटी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे। चौथी कंडीशन ये है कि आप अपने वकील के थ्रू जब रिप्रेजेंट करते हैं तो केस आगे बढ़ना चाहिए, उसमें गवाही होनी चाहिए, क्रॉस एग्जामिन होनी चाहिए, क्रॉस एग्जामिन होनी चाहिए और आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको ये अंडरटेकिंग भी देना होता है कि नो ऑब्जेक्शन का अंडरटेकिंग आपको देना होता है। तो ये कंडीशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में जारी की थी कि इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं और कोर्ट को अगर जेन्युइन रीजन लगता है तो आपको परमानेंट एग्जामिनेशन यानी कि अस्थायी रूप से कोर्ट में हाजिर होने से छूट मिल सकती है। इसके साथ ही एक विशेष बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी एक्यूज्ड को परमानेंट एग्जामिनेशन की अलाउ हो जाती है, यानी कि उसे अस्थायी रूप से हाजिर होने से छूट मिल जाती है और उसके बाद वो या फिर उसका एडवोकेट नहीं आता है, रेगुलर अपीयर नहीं होता है और कोर्ट की प्रक्रिया बाधित होती है, यानी कि कोर्ट की प्रक्रिया में काफी हर्डल्स होते हैं, तो ऐसे में कोर्ट के पास पावर है इसी सेक्शन के तहत, यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 205 सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट आपको आने के लिए ऑर्डर कर सकती है। साथ ही में आपकी एग्जामिनेशन जो अर्जी थी उसे भी खारिज कर सकती है और आपको किसी फिक्स डेट पे बुलाने के लिए ऑर्डर कर सकती है। यानी कि अगर आप किसी परमानेंट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो गाइडलाइंस है और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे आपको फॉलो करना है और कोर्ट की प्रक्रिया किसी भी रूप में बाधित ना हो उसका ध्यान रखना है, वरना आपकी एप्लीकेशन खारिज हो सकती है। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी जो कि परमानेंट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन के करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि सीआरपीसी सेक्शन 205 के तहत परमानेंट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन करते हैं यानी तो आपको किस तरीके से आपको अस्थायी रूप से कोर्ट में जाने से छूट मिल सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।